Hello, my dear learners. Welcome back to Priyanka Career Hub for UGC NET exam preparation. My name is Priyanka Punjabi. I am UGC NET qualified with 98 percentile in Code 55 Labor Welfare HRM. So friends, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छे से एग्जाम देना एंड फ्रेंड्स जो भी उसके लिए नेसेसरी चीजें हैं उसको लेके जाना मत भूलना। एंड ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, पेन जो है वो याद से लेके जाना। एंड फ्रेंड्स आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब चीजें मत भूलना। एंड टाइम पे जो है आप एटलीस्ट एग्जाम के 30 मिनट्स बिफोर जो है आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना। एंड फ्रेंड्स अभी आज आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कॉन्सेप्ट को करने का, तो ज्यादा से ज्यादा जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करो और एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। सो कल के एग्जाम के लिए आपकी ये जो लेक्चर है, ये जो सेशन है, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने के जो है चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 पीपल एंड एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 आपके सामने है। अंडर गोल 2 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, UN member countries were to ensure that by 2015 children everywhere, boys and girls, would be able to complete a full course of option number 1 primary education, option number 2 secondary education, tertiary education and skill based education। आपसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 2 पूछा गया है। सो फ्रेंड्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो 2000 ईयर में आया था। इसमें 8 गोल थे। 2015 तक हमको जो है 8 गोल के टारगेट को अचीव करना था। गोल नंबर 2 जो होगा आपका वो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, प्राइमरी एजुकेशन। तो हम जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 8 गोल है। फर्स्ट जो गोल है, हमें सबसे पहले जो है गरीबी को हटाना है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। उसके बाद जो है पर्सन को हमें प्राइमरी एटलीस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना है। जब आपकी गरीबी हट गई उसके बाद हम प्राइमरी एजुकेशन की तरफ फोकस करेंगे। एजुकेशन अगर मिल गई पर्सन को, फिर हम जेंडर की इक्वालिटी को कम करेंगे, मींस प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन को एम्पावर करेंगे, भेदभाव को जो है वो रिड्यूस करेंगे। उसके बाद हम चाइल्ड की मोर्टेलिटी मींस चाइल्ड की जो डेथ हो जाती है उसको रिड्यूस करेंगे। चाइल्ड की डेथ इंप्रूव होने के बाद हम मैटरनल यानी कि फीमेल के मैटरनल के हेल्थ को इंप्रूव करने पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट जो गोल होता है कम्बेट HIV एड्स। जब मैटरनल हेल्थ हमारी सुधर गई उसके बाद हम फोकस करेंगे HIV एंड एड्स डिसीज को जो है कम करने के लिए, डिसीज से लड़ेंगे। देन उसके बाद इंश्योर, उसके बाद हमें गोल नंबर 7 इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना है, सस्टेन बनाना है ताकि जो है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो एंड कंट्री में। देन डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप। उसके बाद गोल नंबर 8 जो है लास्ट है, हम ग्लोबली जो है पार्टनरशिप को डेवलप करेंगे। गोल नंबर 1 इरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी, हमें गरीबी को हटाना है, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। गोल नंबर 2। गोल नंबर 3 प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। गोल नंबर 4 रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। गोल नंबर 5 मैटरनल हेल्थ। गोल नंबर 6 HIV एड्स। गोल नंबर 7 इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोल नंबर 8 इज हमें ग्लोबल पार्टनरशिप को डेवलप करना है। तो ये 8 गोल है। 2000 में ये एग्जिस्टेंस में आया था, 2015 में जो है इसके टारगेट को अचीव करना था। एक होता है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे ये जो है मैटरनल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद आया था 2015 में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को हमें 2030 तक अचीव करना है। इसमें जो है टोटल 17 गोल है। SDG MDG मींस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसमें टोटल 8 गोल है। तो ये क्वेश्चन हर बार जो है यूजीसी नेट एग्जाम में पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आता है। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। The sequence of cultural institution is communication is family, school, religion and mass media। आपको जो है इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि कल्चरल इंस्टीट्यूशन में कम्युनिकेशन को हम किस टाइप से कम्युनिकेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब हमारा बर्थ होता है हम पहले जो कम्युनिकेट करते हैं फैमिली के साथ में करते हैं। कल्चरली हम फैमिली के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। तो ए जो है आपका वो पहले आ जाए। अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगाना एग्जाम में, ए किस ऑप्शन में है, तो ए जो है ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट हो जाएगा।
राइट, फैमिली, उसके बाद स्कूल, स्कूल में हम कम्युनिकेट करते हैं, देन उसके बाद रिलीजन, देन लास्ट में मास मीडिया। मास मीडिया जो होता है वो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ पर पर्सन का इंटरेक्शन नहीं होता है, वन पर्सन लार्ज ऑडियंस में जो है वो कम्युनिकेट करता है। तो इस टाइप से आपका सीक्वेंस हो जाएगा, फैमिली, स्कूल, रिलीजन एंड मास मीडिया। ये तो आपको सारे सीक्वेंस में ऑलरेडी दिए हुए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, reflective level teaching is different from memory level teaching because the pattern of communication that is involved reflective level teaching is basically option number 1 linear, pattern of interactional and transactional. So friends, हमारे पास टीचिंग लेवल में 3 टाइप के लेवल्स होते हैं। फर्स्ट होता है मेमोरी लेवल, देन सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन जो आपका लास्ट होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। सो आपसे क्वेश्चन में रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, मेमोरी लेवल में स्टूडेंट क्या होता है, रोट लर्निंग करता है, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल में एग्जाम्पल के थ्रू समझता है, रिफ्लेक्टिव में टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग जो होती है, टीचर बिकॉज ऑफ पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट मीन्स ट्रांजेक्शनल जो है इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, टीचर भी जो है हेल्प करता है स्टूडेंट को स्टडी के लिए एंड स्टूडेंट का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आंसर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सीरीज से, फटाफट से आप सॉल्व करिए नंबर सीरीज। फ्रेंड्स, आप ये जब लेक्चर देखते हैं तो अपनी नोटबुक साथ में रखें एंड सॉल्व करते जाएं। 9, 11, 15, 23 एंड 39। सो ये इजी नंबर सीरीज है। इसमें हम पहले डिफरेंस, मैंने बोला पहले आप डिफरेंस देखो, +2 +4 +8 +16, तो 2 के मल्टीप्लिकेशन की सीरीज चल रही है, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 32। हम 39 में जब 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 71। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following assessment procedure is conducted during an in progress teaching learning session? आपसे ये असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 समेटिव, 2 फॉर्मेटिव, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जो असेसमेंट ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द क्लास में जब टीचर करता है उस असेसमेंट को हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब बस इतना सा शॉर्टकट ध्यान रखना, ड्यूरिंग द क्लास होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एंड ऑफ द क्लास जब आपके एग्जाम होते हैं उसे बोलते हैं हम समेटिव असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, इसमें हम वन स्टूडेंट का कंपैरिजन करते हैं अदर स्टूडेंट्स के साथ में। फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट एग्जाम में जो है 10 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर्ड हुए। अब उस 10 लाख स्टूडेंट्स में से जिसके हाईएस्ट स्कोर होंगे उसको हम 100% देते हैं। मीन्स की स्टूडेंट को कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, जिसके स्कोर होंगे उसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मीन्स यूजीसी नेट एग्जाम जो है का क्राइटेरिया है कि 6% स्टूडेंट जो है नेट क्वालिफाई करेंगे, 1% स्टूडेंट जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, तो ये होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो ड्यूरिंग द क्लास ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement are correct? NKN stands for New Knowledge Network. MOOC are offline courses. National Supercomputing Mission is a Government of India initiative. Clock rate of CPU is measured in gigabytes. Param Shivai is a supercomputer. अब आपको इन 5 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को चूज करना है। सो एनकेएन का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल नॉलेज नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, तो ये जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे न्यू दिया है। मूक जो होता है वो ऑनलाइन कोर्सेस है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑफलाइन दिया है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन में गलतियों को पहचानना है, क्वेश्चन में ही अपने आप में आंसर छुपा होता है।
तो MOOC जो होता है वो मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है, ये ऑनलाइन है तो ये ऑफलाइन नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, सो सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। क्लॉक रेट ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन गीगाबाइट, नो, क्लॉक रेट ऑफ सीपीयू हम मेजर करते हैं गीगा हर्ट्स में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। परम शिवाय इज अ सुपर कंप्यूटर, यस, परम शिवाय इज अ सुपर कंप्यूटर, तो सीई जो है ऑन राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। Dissolved oxygen, an important parameter of water quality, is essential for survival of human, animals, fish, crops and vegetables. Dissolved जो ऑक्सीजन होती है वाटर क्वालिटी एक्यूटिक मराइन लाइफ को जो है सरवाइव करने में हेल्प करती है, तो मराइन लाइफ हमारा हो जाता है फिश। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हमारा मराइन लाइफ एक्यूटिक रिसोर्सेस को जो है लाइफ या उनके सर्वाइवल में हेल्पफुल होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज अ क्रूशियल पैरामीटर इन वाटर क्वालिटी असेसमेंट, जो विटल रोल प्ले करती है एक्वेटिव लाइफ में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, from the following identify those features which are associated with indirect instructional strategies. Option number A, guided student practices. Option number B, focus on concept acquisition through question answer session. Presenting the stimulus material in small, easy to take steps. Option number D, problem based presentation. Option number E, participatory and collaborative moves stressed. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी में टीचर का रोल ज्यादा होता है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन जो है वो कम होता है। तो गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिसेस, सो हम इसका ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिसेस, यहाँ पे हम स्टूडेंट को गाइड नहीं करते हैं क्योंकि स्टूडेंट जो है स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है। गाइडेड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन नहीं होगा क्योंकि गाइडेड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जब होता है जब हमसे क्वेश्चन में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी पूछा होता। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन, जब स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टूडेंट से क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, तो टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल इन स्मॉल इजी टू टेक स्टेप्स। स्टिमुलस मटेरियल वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये डायरेक्ट टीचिंग है। प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन, यस, प्रॉब्लम में स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होता है। पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेटिव मूव्स स्ट्रेट, सो आंसर हो जाएगा बी डी ए। प्रेजेंटेशन स्टिमुलस मटेरियल ये जो है डायरेक्ट स्ट्रेटेजी है, एंड स्टूडेंट्स को गाइड करना गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिसेस इज आल्सो अ डायरेक्ट आंसर। हमसे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, assertion and reason का क्वेश्चन है। assertion, giving orders to students in a classroom is a specific form of communication. Reason, the manner of orders depends upon the cultural background of the students involved. तो ऑर्डर देना स्टूडेंट्स को क्लासरूम इज अ स्पेसिफिक, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। असर्शन जो होगा स्टूडेंट्स को ऑर्डर देना क्लासरूम में, ये एक कम्युनिकेशन का फॉर्म होता है। द मैनर ऑफ ऑर्डर्स डिपेंड्स अपॉन द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व। हम किस मैनर में स्टूडेंट्स को ऑर्डर दे रहे हैं क्लासरूम में, ये डिपेंड करता है कि किस कल्चर बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो जिस टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ उसी मैनर में हमें पोलाइटली जो है स्टूडेंट्स को ऑर्डर देना है। ये हर टाइम सभी टाइप के क्लासरूम में सेम नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ में ये जो ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, मीन्स डिफरेंट हो जाएगा। तो बोथ द असर्शन एंड रीजन एंड द करेक्ट ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन। ऑप्शन नंबर
1 is the right answer. Next question. Question number 10. The research method which focuses on establishing causal relationship with control among variables, independent, moderator and dependent is called is. आपसे पूछा गया है कैजुअल रिलेशनशिप विथ कंट्रोल. जब हम वेरिएबल की बात करते हैं, कंट्रोल वेरिएबल, हम एक वेरिएबल को कंट्रोल रखते हैं. एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं. एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस टाइप के जो रिसर्च होती है उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कैजुअल रिलेशनशिप है तो एक्सपोज फैक्टर आंसर दे दो. नहीं, जब आपसे पूछा जाए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है तब आप एक्सपोज फैक्टर जो है आंसर देंगे. बट यहाँ पे बात आ रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते एक्सपोज फैक्टर में, राइट? इसमें मैनिपुलेट. देन सर्वे मेथड जो होता है वो क्वांटिटेटिव मेथड है. केस स्टडी, इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस. सो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सपेरिमेंटल मेथड. क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following factors are important in communication? आपको बताना है कि कम्युनिकेशन में कौन से फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. स्लैंग, साइनिकल एंड एटीट्यूड, फ्रेमिंग, प्राइमिंग एंड इमीडिएसी. स्लैंग का मीन्स होता है खिचड़ी भाषा, मिक्सअप लैंग्वेज, खिचड़ी भाषा. तो स्लैंग तो जो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होगा. अगर हम मिक्स करके खिचड़ी भाषा को कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा. साइनिकल एटीट्यूड ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड कम्युनिकेशन में नहीं आएंगे. दैट साइनिकल एटीट्यूड मीन्स निंदनीय व्यवहार, तो निंदनीय एटीट्यूड नहीं आएगा. उसके बाद बचते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन सी डी ई, तो ये राइट हो जाएगा 4. फ्रेमिंग, हमें अपने कम्युनिकेशन को सीक्वेंस में कब क्या प्रेजेंट करना है फ्रेम करके बोलना चाहिए. प्राइमिंग का यूज करना चाहिए. इमीडिएसी मीन्स क्विक फीडबैक जो है कम्युनिकेशन में यूज करना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द right answer. Question number 11. Which of the following factors are important? Sorry, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है. So question number 12. What are the characteristic features of the quantitative research paradigm? आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सा फीचर जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम के लिए इंपॉर्टेंट है. It is hypothetic deductive. It is focused on natural setting. It is lays on generalization to the population characteristics. It emphasizes numeric data from a large number of people. It says that the literature review plays a minor role but justify the problems. क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है वो डिडक्टिव होती है. क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव, इसमें जो डेटा होता है, रिजल्ट होता है, वो एक्यूरेट होता है. बट हम इंडक्टिव में या फिर क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है उसमें जो रिजल्ट आता है वो अजम्पशन के बेसिस पे हम रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं. रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता. तो क्वांटिटेटिव आपका हाइपोथेटिक है, डिडक्टिव. क्वांटिटेटिव हमारा हाइपोथेटिक डिडक्टिव है. ये फोकस करता है नेचुरल सेटिंग के ऊपर, नहीं, ये नेचुरल सेटिंग पे फोकस नहीं करता है. इट लेस स्ट्रेट ऑन जनरलाइजेशन टू द पॉपुलेशन, हम इसमें जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन को. इट एम्फसाइज, ये क्वांटिटेटिव जैसा कि नेम से ही आपको क्लियर है, इसमें न्यूमेरिक डेटा होता है. इट्स ए लिटरेचर रिव्यू जो होता है इसमें माइनर रोल प्ले करता है बट जस्टिफाई द प्रॉब्लम. माइनर रोल प्ले नहीं करता तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो ए सी डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. टू स्टेटमेंट आपके पास गिवन है. द यूज ऑफ आईसीटी इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स in the university has the potential optimize the learning outcome. Statement number 2. Formative assessment provides support to enhancing the quality of teaching learning session. Friends,
आजकल जो है हम आईसीटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही बोलती है कि आप आईसीटी टूल का यूज करो, ऑनलाइन टूल का यूज करो। तो आईसीटी का हम जितना ज्यादा यूज करेंगे, इससे हमारा स्टूडेंट्स का जो लर्निंग आउटकम है वो इंक्रीज होगा। सो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज हैज द पोटेंशियल टू लर्निंग आउटकम। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। Formative assessment provides support to enhancing the quality of teaching learning session. Statement number 2 is also right. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम ड्यूरिंग द क्लास लेते हैं स्टूडेंट्स को क्विज देके या क्वेश्चन आंसर सेशन करके या कोई एक्टिविटी या गेम बेस्ड लर्निंग करके जो हम असेसमेंट करते हैं वो फॉर्मेटिव होता है। ये भी हमारा आईसीटी में सपोर्ट करता है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, among the following elements which is typically the most abundant in dried sewage slug। आपको बताना है कि सीवेज स्लग में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा जो है पदार्थ आता है। तो टोटल नाइट्रोजन, टोटल सल्फर, कैल्शियम, टोटल फास्फोरस। तो सबसे ज्यादा सीवेज में प्रचुर मात्रा में होता है कैल्शियम। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दोस टीचिंग स्ट्रेटेजीज विच आर लर्नर सेंटर्ड। आपको लर्नर सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर 1 कोऑपरेटिव लर्निंग, टीम टीचिंग, लैबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट, पेयर शेयर डिस्कशन, लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, लर्नर सेंटर्ड जो टीचिंग मेथड होती है इसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, टीचर का इन्वॉल्वमेंट कम होता है। तो कोऑपरेटिव में कल भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कोऑपरेटिव से रिलेटेड। कोऑपरेटिव में टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर कोऑपरेट करते हैं। टीम टीचिंग नहीं होगा। टीम टीचिंग में जो होता है 2 टीचर्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। 2 टीचर आप जो है टीचिंग कर रहे होते हैं। लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। पेयर शेयर डिस्कशन में भी स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेक्चरिंग विद पावर, अगर टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो ये वन वे टीचिंग है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट। सो ए सी डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 16, मैं आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। An inter-university center for yogic science has been set up by University Grant Commission UGC in the state। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर जो कि योगिक साइंस के ऊपर, इसका जो योगिक साइंस के ऊपर जो सेंटर है वो यूजीसी ने किस स्टेट में जो है फॉर्म किया था। तो ये था कर्नाटका में। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर जो है वो यूजीसी के सेक्शन 12 CCC के अकॉर्डिंग यूजीसी एक्ट 1956 में मेंशन है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। योगिक साइंस से रिलेटेड कर्नाटका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिस्पॉन्स लोकेटर, यूनिफाइड रिस्पॉन्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, फुल फॉर्म यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following is not a web browser? Firefox, Firefox web browser है, yes. Facebook is not a web browser, it's social media platform. Chrome is a web browser, Safari is the web browser. उसके अलावा ही कौन से वेब ब्राउजर होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। बिंग होता है एक, बाइडू भी होता है, फायरफॉक्स, क्रोम एंड सफारी, मॉजिला, ऑल आर वेब ब्राउजर। ओके, सो ये आपके वेब ब्राउजर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी, यस इट्स राइट। कैश मेमोरी जो होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू द रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टेटमेंट नंबर 2, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू द प्रोसेसर देन कैश मेमोरी, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कैश मेमोरी जो होती है वो प्रोसेसर के क्लोजर होती है। यहाँ पे ऑप्शन में आना चाहिए था कैश मेमोरी। क्वेश्चन आपका ऐसा राइट कब होता है, यहाँ पे होता है अगर कैश मेमोरी इज क्लोजर टू द प्रोसेसर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी, तब ये जो है वो राइट होगा। कैश मेमोरी प्रोसेसर के क्लोजर होती है एज कंपेयर टू द रैंडम एक्सेस memory. So statement number 1 is correct and second is incorrect. Option number 3 is the right answer. Question number 20. What is the usual sequence of steps in scientific method? Option number A, hypothesis making by identifying the variables, felt needs which is creating the problem, identifying the difficulty and problem statement formulation, data analysis and interpretation, collection of data using appropriate research tool. सो आपको जो है इसमें से कौन सा राइट होगा वो बताना है। साइंटिफिक मेथड, रिसर्च का साइंटिफिक मेथड जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको ये ऑप्शंस को सीक्वेंस में अरेंज करना है। जब भी हम रिसर्च करते हैं सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो सी जो है वो ओनली ऑप्शन नंबर यहाँ पे फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, फेल्ट नीड पहले हम क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, तो बी जो है वो पहले आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, फेल्ट नीड ऑफ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। देन सी आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी, पहले हम प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है उसको हम आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम आपका ऑप्शन में पहले आएगा लेकिन आपको पहले ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लेना है। इस वाले सी वाला ऑप्शन पहले इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि सी ऑप्शन में फॉर्मुलेशन की बात बोली गई है, फॉर्मुलेशन पहले नहीं आएगा, पहले क्रिएटिंग द प्रॉब्लम आएगा। तो ये मिस्टेक आप मत करिएगा, पहले क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद हम उसको फॉर्मुलेट करेंगे, देन हम उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे, देन उसके बाद जो है डेटा कलेक्टिंग। एंड आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इंटरप्रिटेशन जो होता है वो हमेशा लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। पहले हमें नीड होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्रॉब्लम देन उसके बाद हम फॉर्मुलेट करेंगे, फिर उसके बाद देन हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, collection of data then interpretation. Option number B is the right answer. Indian logic का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असिद्धा इज अ पॉलिसी व्हेन द मिडिल टर्म इज, असिद्धा एक ऐसी पॉलिसी होती है जहां पर मिडिल टर्म जो होता है वो अनप्रूव्ड होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट होगा। असिद्धा मीन्स हम किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते, ये असिद्ध है, दैट इज अनप्रूव्ड। Question number 22. In communication, interpretation of the message depends on communication. Option number 1, context, transmission speed, associated noise, and channel efficiency. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड करता है कंटेक्स्ट के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटमेंट नंबर 1, qualitative research paradigms emphasize participant perspective and uses an empirico-inductive approach. Statement number 2, in the same research project, it is neither possible nor desirable to use both qualitative and quantitative research paradigms. क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है वो इंडक्टिव रिसर्च होती है एंड क्वांटिटेटिव जो होती है वो डिडक्टिव होती है। एम्पेरिकल का मीन्स होता है प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकल करना। तो क्वालिटेटिव रिसर्च एम्फसाइज करती है पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव एंड यूज एन एम्पिरिको इंडक्टिव अप्रोच। स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। इन द सेम रिसर्च प्रोजेक्ट इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल, जब भी किसी क्वेश्चन में जबरदस्ती की हो, ना ये पॉसिबल है नॉर डिजायरेबल, तो आप जो है आंख बंद करके इसको रॉन्ग कर दो। एलिमिनेशन मेथड का यूज करना एग्जाम में, तो हम इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों को भी यूज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द right answer. Question number 24.
Our deemed university two is a non-affiliating university. Statement number 2, the teacher student ratio in a deemed to be university must not less than 1:10. डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है वो नॉन अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है। स्टेटमेंट नंबर राइट जो है वो सही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है वो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी। ये किसी यूनिवर्सिटी के साथ में अफिलिएट नहीं होती है, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है। स्टेट that's why statement number 1 is the right answer. It's not affiliating with the university. Statement number 2, the teacher student ratio is deemed to be university but not less than 1:10। पहले जो है 1:10 था, बट 2023-24 में एक रिपोर्ट में AICT ने इस रेशो को 1:15 कर दिया। टीचर स्टूडेंट का रेशो जो है वो 1:15 होना चाहिए। मीन्स 15 स्टूडेंट में जो है 1 टीचर 1 फैकल्टी होना चाहिए। तो मिनिमम यूजीसी का जो क्राइटेरिया है 1:10 है, मैक्सिमम जो है 1:20 है, बट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 1:15 होगा। मीन्स 15 स्टूडेंट्स में 1 फैकल्टी होना चाहिए। सो स्टेटमेंट नंबर 1 is correct, but statement number 2 is false. So option number 3 is the right answer. Question number 25. The performance of a student is compared with another students in which type of testing? हम किसी वन स्टूडेंट्स को अदर स्टूडेंट्स के साथ में कंपैरिजन करते हैं, उसे बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन पास करने के लिए या किसी कॉलेज में एग्जाम पास करने के लिए 40% का क्राइटेरिया, तो इसे बोलते हैं हम क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक का मीन्स होता है हम स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। समेटिव एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द कोर्स, लास्ट में जो एग्जाम होता है उसे समेटिव बोलते हैं। वन का अदर के साथ में जो कंपैरिजन होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, if proposition all republic are gratitude is taken to be true, then which of the following proposition can be false? Option number A, republic are not grateful, some republic are not grateful, no republic are grateful, some republic are grateful। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। AEIO, ए को बोलते हैं ऑल, नो, सम नॉट। क्वेश्चन में आपसे ऑल को बोला गया है ट्रू, अब कौन सा इसमें से फॉल्स है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। अगर ऑल ट्रू होगा तो ये जो नो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, अगर ऑल ट्रू होगा तो सब अल्टर्न में सम जो होगा वो भी ट्रू हो जाएगा। ए अगर ट्रू होगा तो कॉन्ट्राडिक्टरी में सम नॉट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं, हमें फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है। रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, नॉट ग्रेटफुल लगा है, आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब होगा नो रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, तो ये फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। तो नो वाला जो है हमारे पास फॉल्स है। सम रिपब्लिक आर नॉट ग्रेटफुल, सम नॉट, ये भी फॉल्स है, तो ये राइट हो जाएगा क्योंकि हमें फॉल्स बताना है। नो रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, नो वाला भी फॉल्स है। तो बस ये फर्स्ट और थर्ड को थोड़ा घुमा के दे दिया गया है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। फ्रेंड्स स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में जो है ये होता है ए, राइट, EIO, इसको हम ऑल बोलते हैं। E मीन्स नो, I मीन्स सम, O मीन्स सम नॉट। फॉर एग्जाम्पल ऑल ए आर बी, सॉरी ऑल ए आर बी, तो ये हो जाएगा ए। नो ए आर बी E, सम ए आर बी I, सम ए आर नॉट बी O हो जाएगा। ये जो
यहां से जब 9 से हम सम की तरफ जाते हैं इसे बोलते हैं, सॉरी, ऑल से जब 9 की तरफ जाते हैं ये होता है कॉन्ट्रेरी। जब ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं इसे बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब ऊपर से नीचे आते हैं डाउनवर्ड इसको बोलते हैं सबअल्टर्न। यहाँ पे जब नीचे से ऊपर जाते हैं अपवर्ड तो इसको बोलते हैं सबअल्टर्न। ये जो दोनों होते हैं ये सबअल्टर्न, अपोजिट साइड के बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। नीचे वाला सम से सम नॉट वाला जो रिलेशन होता है वो होता है सब कॉन्ट्रेरी, राइट। अगर ऑल ट्रू होगा तो ये हो जाएगा फॉल्स, अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर सम ट्रू होगा तो नो फॉल्स हो जाएगा, अगर नो फॉल्स होगा तो सम ट्रू हो जाएगा। ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं आपस में, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ट्रेरी। यहाँ पे कॉन्ट्रेरी में मीन्स होता है कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। आप ये ध्यान में रखना, कॉन्ट्रेरी मीन्स both cannot be true together, सब contrary both cannot be false together, means all और no एक साथ में true नहीं हो सकते, and some not आपस में एक साथ false नहीं हो सकते। अगर A true होगा contrary में तो B जो होगा वो false हो जाएगा, right। अगर ये false होगा तो ये doubtful हो जाएगा, right। I अगर ये false होगा तो ये जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। तो बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, दो और सब कॉन्ट्रेरी में दोनों एक साथ कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते। सबअल्टर्न क्या होता है, यहाँ पे सबअल्टर्न की जब हम बात करते हैं अगर ए ट्रू होगा तो आई क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं ये अगर फॉल्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। डाउन विथ ट्रू अप विथ फॉल्स, अगर आप नीचे जा रहे हो तो वो ट्रू होगा, अगर आप ऊपर जाते हैं तो फॉल्स होता है। तो ये इसको बोलते हैं हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। मैं आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, identify the reasoning in the following argument, pre-active stage of classroom teaching is important just as pre-learning preparation stage of communication। ऑप्शन नंबर 1 हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव, इंडक्टिव, एनालॉजिकल। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपसे पूछा जाए, यहाँ पे आपको दिया है जस्ट, एज, लाइक, आपका जो आंसर होगा वो एनालॉजिकल होगा। कैसे होगा कि आपसे आर्गुमेंट में प्री एक्टिव स्टेटमेंट क्लासरूम टीचिंग इज इंपॉर्टेंट जस्ट एज प्री लर्निंग प्रिपरेशन, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एनालॉजिकल, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन यूजुअल, कम्युनिकेशन का सीक्वेंस को हमें अरेंज करना है, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन। तो आप देखिए कौन सा जो है वो राइट होगा। कम्युनिकेशन, देन लैंग्वेज, देन सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन में पहले जो है लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट हो रहा है कि हम जिस पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारी क्या लैंग्वेज है और उसकी क्या लैंग्वेज है, लैंग्वेज सब सेम होती तब कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाता है। तो फर्स्ट कम्युनिकेशन, देन लैंग्वेज, हम सोसाइटी में कम्युनिकेट करेंगे, देन सिविलाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर द डे, फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो डे सीनेट, ऑप्शन नंबर 1 सीनेट, 2 सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऑप्शन नंबर 3 स्टूडेंट काउंसिल, ऑप्शन नंबर 4 एकेडमिक काउंसिल। सो फ्रेंड्स, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, सो आप क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 स्वयं, ऑप्शन नंबर 2 फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग, ऑप्शन नंबर 3 ट्यूटोरियल क्लास एंड ऑप्शन नंबर 4 सेमिनार।
तो फ्रेंड्स कन्वेंशनल जो होती है वो होती नॉन कन्वेंशनल लर्निंग ऑफ हायर एजुकेशन आपको बताना है। तो नॉन कन्वेंशनल जो लर्निंग होती है उसे हम बोलते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन जो होती है वो कन्वेंशनल होती है। ऑनलाइन लर्निंग जैसे आप यूट्यूब पे कर रहे हैं तो ये नॉन कन्वेंशनल है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्वयं। स्वयं क्या है आपका? नॉन कन्वेंशनल, राइट। classroom communication, tutorial class, seminar, face to face teaching learning, that is all are conventional learning program in higher education। तो हमारे convenient के according comfortable है। traditional way of teaching is called as a conventional, non traditional modern teaching स्वयं massive open online courses are called as non conventional teaching learning program। So option number 1 is the right answer। question number 31, formulation of a research program depends on option number A, what is the object behind the researcher choice, what are the specific question, what is the conceptual model, what negative factors to research upon, reason for unlimiting the study and construction of hypothesis। तो आपको फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस पे किस पे डिपेंड करता है उसको ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्च? रिसर्च की क्या चॉइस है, उसका क्या ऑब्जेक्ट है, रिसर्च के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च क्यों करना चाहता है रिसर्चर, ये रिसर्च की प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। व्हाट आर द स्पेसिफिक, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपके पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए तभी आप रिसर्च करते हो, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू एनी टाइप ऑफ रिसर्च, राइट। व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल मॉडल, आपका कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या होगा, आपने अगर रिसर्च कर रहे हैं आपके पास प्रॉब्लम होना चाहिए, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए कि आपको इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना है, आपका कॉन्सेप्चुअल मॉडल की क्लैरिटी होना चाहिए, नेगेटिव फैक्टर जो है वो रिसर्च में नहीं होना चाहिए, रीजन फॉर अनलिमिटिंग द स्टडी, इस टाइप के नेगेटिव ऑप्शंस को रिमूव कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, यस ए बी सी एफ इज द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन, which among the following is the best advantage of choice based credit system? Option number 1, shift in focus from teacher centric to student centric education, improving classroom attendance, helping teacher to complete syllabus on time, reducing examination anxiety from a student। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो बेस एडवांटेजेस था वो था शिफ्ट करना फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। तो हमारे इंडिया में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि हमें क्लासरूम टीचिंग और वन वे ऑफ टीचिंग को शिफ्ट करके स्टूडेंट सेंट्रिक पर फोकस करना है। स्टूडेंट सेंट्रिक पर फोकस करना है यानी कि स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए टीचिंग में, ऐसा नहीं कि टीचर ही बस लेक्चर दे रहा है स्टूडेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो CBCS आप ध्यान में रखना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये जो है स्टूडेंट सेंट्रिक पर फोकस करता है। NEP 2020 भी यही बोलती है कि आप जो है मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स को लेकर आओ, स्टूडेंट के फोकस स्टूडेंट्स पे कंसंट्रेट करो, टीचर जो है वन वे ऑफ टीचिंग ना करे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या लेक्चर वन वे में कम्युनिकेट ना करे। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देते हैं तो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इज कंपलसरी फॉर द एजुकेशन। हमें जो है आउटकम पे फोकस करना है, ओनली एजुकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 राइट। मैं होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आपको बहुत अच्छी उससे हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड फ्रेंड्स ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम दीजिए, माय बेस्ट विशेस इज ऑलवेज विथ यू। एग्जाम सेंटर पर जो है टाइम से आधे घंटे पहले आप जाइए एंड जो है फ्री माइंड होके एग्जाम दीजिए, नो वरी अबाउट इट। एंड आपका जो है सिलेक्शन, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाता है, हो जाएगा। हार्ड वर्क करने वालों की हार कभी नहीं होती, जीत उनकी हमेशा होती है। तो अच्छे से आप एग्जाम दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।